एवरीवन, इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम जो एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10 उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि एनसीईआरटी जो है वो चैप्टर का जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर होता है वो तो पूछता ही, साथ में इसके चैप्टर के जो बीच बीच में क्वेश्चन होता है वहाँ से भी एग्जाम में कई बार देखा गया क्वेश्चन। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी पूरा सॉल्यूशन है आपके जो भी क्वेश्चन से जो भी चैप्टर बन सकता है सारे का ही। तो पहले थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो 6.1 का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो आप देखो कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, इसीलिए साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। ये किसमें हो सकता है, तो जो यूनिसेल्यूलर है, यानी जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वहाँ पे डायरेक्ट होता है। बट हम लोगों में मल्टी सेल्यूलर जीव में ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। क्या हम बताएंगे क्या क्राइटेरिया है ये बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ जो है वो सजीव है और ये चीज़ जो है वो निर्जीव है। तो देखो कि कोई भी वस्तु जो सजीव है उसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों के लक्षण के मापदंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें गति हो रही है कि नहीं, वृद्धि हो रही है कि नहीं, श्वसन क्रिया हो रही है कि नहीं, ये सब देखते हुए हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ सजीव है और ये चीज़ निर्जीव है। जैसे आप रोड पे देखो तो आपको आदमी भी चलते हुए दिखेगा, गाड़ी भी चलते हुए दिखेगा, बट आप देखोगे ना कि गाड़ी में कोई वृद्धि नहीं हो। ऐसे थोड़ी आप नैनो कार लोगे और थोड़ा देर के बाद वो मतलब बड़ा सा ये हो जाएगा, स्कॉर्पियो हो जाएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये क्या है कि पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ सजीव है, ये चीज़ निर्जीव। फिर एक किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो आप देखो किसी जीव द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन यहाँ पे बाबू कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, CO2 तथा ऑक्सीजन की उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया था। अब यहाँ पे कच्ची सामग्री में हमारा मतलब जो है वो हरी साग सब्जी अनाज ये सब से नहीं था, मतलब किस चीज़ से, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो आप देखो कि जीवन के अनुरक्षण के लिए श्वसन, ठीक है, पोषण, वहन और उत्सर्जन जो है और जनन आदि प्रक्रमों को आवश्यक माना जाता है। इसमें भी हम जनन को छोड़ देंगे, मतलब बट ऐसा नहीं कि हम पूरे एक प्रजाति से जनन को हटा देंगे, फिर तो उसकी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी। मतलब एकाध को अगर कोई जनन नहीं भी कर रहा है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, बट ऐसे अगर हम बात करते हैं तो वो ये पांचों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे डैट मीन्स जीवों के लिए। अब 6.2 का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। अब देखिए स्वयं पोषी यानी जो खुद का काम कर रहा है, तो स्वयं पोषी पोषण में पर्यावरण में सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके कच्ची ऊर्जा द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, ठीक है। वहीं जो विषम पोषी पोषण होता है उसमें दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ पे आप विषम पोषी कर सकते हो, परपोषी कह सकते हो, वही बात है। देखो खुद भोजन संश्लेषित कर लिया तो स्वयं पोषी, अगर वो दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो हो जाएगा विषम पोषी। जैसे पेड़ पौधा, देखो ऐसा थोड़ी आपसे मांगने आता है कि हाँ भाई आज एक कटोरी पानी कम रह गई थोड़ा सा दे देना, ऐसा होता है, नहीं होता। बट आप देखोगे नॉर्मली हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं अगल बगल के लोग कभी चीनी खत्म कभी चाय पत्ती, मतलब ऐसा होता है कि मांग लेते हैं एक दूसरे से हम लोग। या फिर आप ऐसे भी देख लो तो हम लोग जो पेड़ पौधे से चीज़ खा रहे हैं, यानी फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, ठीक है, फिर या फिर मांस मछली हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब के लिए ही हम किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, विषम पोषी परपोषी, वही बात है, ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अब देखो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश के सूर्य से, जल तथा अन्य खनिज लवणों को मृदा से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखो कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके लिए कच्चा माल कहाँ कहाँ से लाता है पौधा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड वो वायु से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य से आएगा, जल और खनिज लवण किससे आ जाएगी, तो मिट्टी से आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वो क्या करती है कि अपनी जो सामग्रियाँ हैं उसको जुटाती है। फिर हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो अब देखो कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है।
यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है ना। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारी बॉडी में, आप देखो यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हमारे शरीर में कुल 1.5 लीटर डेली HCl का निर्माण होता है और फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। फिर है कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है, तो आप देखो कि पाचन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल यानी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज तथा वसा का वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यानी जो पाचन एंजाइम है वो किस किस चीज़ को चेंज करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल में, उसी तरीके से ग्लिसरॉल भी प्रदान कर देता है, परिवर्तित कर देता है। फिर है कि पचे हुए भोजन में अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत पर को कैसे अभिकल्पित किया गया। अब ये तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप देखो क्षुद्रांत किसे कहते हैं। देखो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली, क्षुद्र मतलब होता है छोटा, आंत्र मतलब होता है आंत, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये सभी को पता होगा। तो जो हम लोग पढ़ा था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इस तरीके से हमारे मासे में है ना, ऐसे करके। तो ये जो होता है ना, ये 3 स्टेप में होता है, ठीक है। इसको ग्रहणी, डेडुनम, इलियम ऐसे कहा जाता है। तो ये जो इलियम वाला पार्ट होता है, इसमें कुछ नीचे उंगली जैसी संरचना बनी होती है, मैंने पढ़ाया था। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे ये देखो फिंगर टाइप का है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप का बना रहता है और इसको दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक है। इसको अपेंडिक्स भी, विलाई भी बोला जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स नहीं बोला जाता, वो तो एक ही होता है, दीर्घ रोम बोलते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अब देखो इसमें जो खाना है, मान लो जो हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या खाया, मटन खा लिया, ठीक है। तो मटन में जो हड्डी उड्डी रहेगा वो ऊपर रह जाएगा और जो उसका मिनरल्स है वो इसमें ज़्यादा के रह जाता है। तो इससे जो अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाएं के बहुतायात होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक सतह पर भेज देता है। अब जो मिनरल्स बॉडी के अंदर यहाँ से, यहाँ पे देखो बहुत सारी नसें हैं ना, आपको दिख रही है ना, ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये भेज देता है, जिससे क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अगर हमारे पेट पे जा रहा है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये इसी के थ्रू होता है। फिर 6.3 का क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा के लिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की किस प्रकार लाभप्रद है। तो आप देखिए कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। चूँकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, इसीलिए जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर से अधिक होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है वाटर में, तो उसमें थोड़ा धीरे धीरे होता है। हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में, तो हमारे में तेजी से होता है। फिर ग्लूकोज के ऑक्सीजन के भिन्न जीवों के ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या क्या है। तो आप देखिए कि 3 तरीके के पथ होते हैं। पहला होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है, अनुपस्थिति यानी वो एब्सेंट रहता है। दूसरा होता है कि कमी होता है, तब पाइरूवेट का निर्माण होता है। और दूसरा होता है कि उपस्थित में, यानी पहले अनुपस्थित रहेगा, फिर उपस्थित रहेगा, फिर थोड़ी उपस्थित रहेगा, है ना, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो आप देखो कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, HB से भी, इसको आप अगर ब्रैकेट में लिख दोगे तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा तेज है, उसको ये सब पता है। तो हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में बंध जाता है तथा और आप देख लो कि एक जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु को आपस में बाउंड कर लेता है, यानी बांध लेता है, तो बांध लेता है तथा फेफड़ों तक ले जाता है, जहां से वह सभी कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन दर शरीर के बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है, श्वसन द्वारा। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है कि गैसों में विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो देखिए कि मानव फुफ्फुस गुब्बारे जैसी संरचनाएं लिए होता है, ठीक है, ऐसे होता है ट्रैकिया हमारा, है ना, गुब्बारे जैसी संरचना। तो ये क्या करती है कि इस पर आवश्यकता जितनी होती है उसकी मात्रा में वो सिकुड़, अगर ज़्यादा गैस रहेगा तो ये फैल जाएगा, अगर मतलब और जो कम गैस रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा, उस तरीके से वो काम करती है। और 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या क्या कार्य है। तो आप देखिए कि मानव जो वहन तंत्र है उसके घटक व कार्य निम्नलिखित है। पहला है रुधिर,
रुधिर खनिज, श्वसन गैस CO2, जो व्यर्थ पदार्थ है, हार्मोन्स है, जल है और कार्बनिक पदार्थ है और अन्य रसायनों का वहन करता है। वहन दैट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। रुधिर वाहिकाएँ, धमनी या शिराएँ, ठीक है, इसको हम रुधिर वाहिकाएँ में दोनों आ जाएंगे। तो धमनी रुधिर के, इसको जरा हम लोग 1 मिनट, जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं यह धमनी हृदय से रुधिर के शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाती है, जबकि शिरा शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके हृदय तक वापस ले आता है। जो हृदय है, अब डैश दे देकर लिखना, रुधिर के बाद डैश, ठीक है, फिर यहाँ पे रुधिर वाहिकाएँ के बाद डैश, फिर हृदय के बाद डैश, 3 ही लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हृदय क्या हो जाएगा कि यह पंप की तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर में पंप करता रहता है। लसिका पचे हुए तथा क्षुदांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है तथा यह अतिरिक्त तरल एवं बाह्य कोशिकाएं अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है। और आप 1 मिनट में देख सकते हो कि 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजित रुधिर को अलग अलग क्यों करना आवश्यक है। तो आप देखिए कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का बंटवारा शरीर के उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है। फिर है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो आप देखिए कि उच्च संगठित जो पादप तंत्र है उसके घटक जाइलम और फ्लोएम है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम द्वारा होता है। फिर है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। 6.5 का क्वेश्चन है कि जो विक्राणु है यानी नेफ्रॉन है उसकी रचना और क्रिया विधि का हमें वर्णन करना है। तो देखिए कि विक्राणु जो होता है वो वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, जैसे बॉडी का सेल है उसी तरीके से जो वृक्काणु यानी किडनी है उसका जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु का निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे गलती से 3। पहला वृक्क कणिका, इसमें बोमेन संपुट आता है, ग्लोमेरुलम है, ठीक है। उसके बाद हो गया एक लंबी नालिका होती है और एक संग्रहक नालिका होती है। तो ये 3 पार्ट है। जो वृक्काणु होता है वो मुख्य कार्य उसका वही है कि मौजूद रक्त को शुद्ध करता है और कचरे को मूत्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देता है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते। तो आप देखो कि उत्सर्जी पदार्थ को छुटकारा पाने के लिए पादप प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उन पत्तियों को गिराना जैसे वर्णन पदार्थ का एकत्र करते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं। अनेक अतिरिक्त वे वर्ण्य पदार्थ जो होता है जो बेकार पदार्थ हो गया, ठीक है, को रेजिन या गोंद के रूप में एकत्रित करते हैं और कुछ वर्ण्य पदार्थ को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित भी करते हैं। यानी जो बेकार पदार्थ है, आप देखो कोई पेड़ होता है जैसे गोंद निकलने लगता है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, रेजिन निकलने लगता है, या फिर कुछ को क्या करते हैं वो बॉडी से, जैसे आप देखो कि अगर ये पेड़ है, पेड़ की डालियाँ हैं, पत्ते वगैरह हैं, उसको आप पॉलीथीन से अगर पैक कर दोगे पॉलीथीन बैग से, तो इसमें देखो थोड़ा पानी हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाता है, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी एक्स्ट्रा जो भी पदार्थ है वो बॉडी से मतलब प्लांट बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, आखिर कितना मूत्र बनेगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन पुनः अवशोषण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर के उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर और कितना विलय उत्सर्जित करता है उस पर निर्भर करता है कि आखिर आप कितना पानी पी रहे हो। और दूसरी बात है कि मतलब मान लो कि आप 1 गिलास पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक्स्ट्रा उसको ही मुझ से निकालेगी, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं इस वीडियो में, इस पार्ट में।